एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 10 जो कि है एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इसके आज हम बेस्ट 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ना तो सिर्फ आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बल्कि अब जो हमारा 2024 से पीसीआई मींस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से लागू कर दिया गया है एग्जिट एग्जाम डी फार्मा पास आउट करने के बाद, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एक्सेट्रा, तो इनके माध्यम से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने बेस्ट 10 एमसीक्यूज का इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, Which of the following is a common mechanism of action for analgesic medication? मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि वो एक सामान्य मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, एनाल्जेसिक मेडिकेशन का। एनाल्जेसिक का मतलब कि जो पेन को रिड्यूस करते हैं, मतलब जो हमारे एक तरीके से पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। तो उसका जो एक सामान्य मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस ऑप्शन में सिद्ध हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको बढ़ा देता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है। और लास्ट कह रहा है कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक होता है ये उसको ब्लॉक कर देता है। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मींस जहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का इनहिबिशन होता है। मतलब कि जो ये हमारे एनाल्जेसिक मेडिकेशंस होती हैं ये डायरेक्टली हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकती हैं, उसके एक्शन को बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से जब हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन ही सिंथेसिस नहीं होगा, इसका ही सिंथेसिस नहीं होगा, तो पेन भी बॉडी के अंदर नहीं होगा। अब अगर बेसिकली इसके रीजन की बात करी जाए तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये हमारे एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं एक पेन को मीडिएट करने में, ठीक है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन और जो हमें फीवर हो जाता है। तो जो एनाल्जेसिक मेडिकेशंस होती हैं ये आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, मतलब कि आपके ये एनएसएड्स कहलाते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के नाम से, जैसे कि आइबुप्रोफेन हुआ, एस्पिरिन हुआ। तो जो एक हमारा बेसिकली एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज होता है जिसे आप कॉक्स कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि उसके कार्य को रोक देते हैं, जो कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इस तरीके से आपका पेन क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी कि कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, Which class of analgesics is typically recommended for reducing fever and relieving mild to moderate pain? मतलब कि कौन से क्लास की ड्रग है हमारी एनाल्जेसिक की जो कि सबसे ज्यादा जो है रिकमेंड की जाती है कि वो फीवर को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और जो आपका एक हल्के से या एक मतलब कि माइल्ड से मॉडरेट पेन, मतलब कि हल्के से लेकर के थोड़ा तेज दर्द है, उसमें भी मदद करता है। तो ऑप्शंस कहते हैं ओपियोइड्स, दूसरा ऑप्शन कहता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एनएसएड्स, तीसरा ऑप्शन कहता है एंटी डिप्रेसेंट, और लास्ट ऑप्शन कहता है एंटी कन्वल्सेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, और जो सही आंसर है वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एनएसएड्स। यही ड्रग्स हैं जो बेसिकली आपकी फीवर को रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं। एक जो हल्का दर्द होता है या थोड़ा तेज दर्द हो जाता है, माइल्ड से मॉडरेट पेन हो जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए, उससे भी रिलीफ लेने के लिए इन ड्रग्स को रिकमेंड किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम आइबुप्रोफेन का ले लें, एस्पिरिन का ले लें, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज होने वाले एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं ये, जो कि आपके एक पेन रिलीविंग एंटीपायरेटिक जो फीवर को रिड्यूस करते हैं और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं जो इन्फ्लामेशन को ठीक करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अब जो आपका एक एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज जिसे आप कॉक्स कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, उसके कार्य को रोक देगा, जो कि आपका एक प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन फॉर ओपियोइड्स एज एनाल्जेसिक? अब एनाल्जेसिक के तौर पे ओपियोइड्स का एक प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनका प्राथमिकता क्या है कार्य करने की? तो ऑप्शन कहता है कि कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, या फिर
जो आपका बेसिकली ऑपियोइड रिसेप्टर्स है उसको एक्टिवेट कर देंगे, या फिर जो आपके बेसिकली एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, और लास्ट ऑप्शन कहता है जो सेरोटोनिन लेवल होता है उसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है, और जो सही आंसर है वो है ओपियोइड रिसेप्टर्स को ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जो इनका प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन है किसका, ओपियोइड्स का, एनाल्जेसिक के तौर पे। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें, बेसिकली जो आपके ओपियोइड्स हैं ये अपनी एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीविंग एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, ये एक हमारे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जैसे ओपियोइड रिसेप्टर्स उनके साथ जाके बाइंड करते हैं, जो कि प्राइमरली आपको कहां मिलेंगे, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जैसे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ये तीन टाइप के होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स, एक होते हैं आपके एमयू, एक होता है डेल्टा और एक होता है कापा। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली तीन तरीके के होते हैं ओपियोइड्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एनाल्जेसिक मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इट्स एंटीपायरेटिक, मतलब कि जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, प्रॉपर्टीज, बट शुड बी यूज्ड विद कॉशन ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद लीवर टॉक्सिसिटी। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो अपनी एक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज के लिए कॉमनली यूज तो की जाती है लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि उसमें लीवर टॉक्सिसिटी के भी चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन कहता है एसिटामिनोफेन, या फिर आइबुप्रोफेन, या फिर एस्पिरिन, या फिर मॉर्फिन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन एक ऐसा ड्रग है हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी, जो कि बेसिकली एक एंटीपायरेटिक एक्टिविटीज तो प्रोड्यूस करता है लेकिन ये लीवर टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा जो है इसे यूज कर रहे हैं हम फीवर को कम करने के लिए और माइल्ड से मॉडरेट पेन को जो है बेसिकली रिलीव लेने के लिए। हालांकि जब आप एक लंबे समय तक या फिर एक जो है कंटिन्यूअस इसका यूज करते हैं, एसिटामिनोफेन का ओवरडोजेस कर लेते हैं, तो इसकी हाई डोजेस के कारण से क्या होता है, लीवर टॉक्सिसिटी भी हमारे जो है बेसिकली बॉडी के अंदर बनने लगती है और आगे जाके लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लीवर टॉक्सिसिटी से भी एसोसिएटेड होती है जो आपकी ये ड्रग है। ठीक है, एसिटामिनोफेन। आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है, पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रेफरेंसेस बुक्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे सेशनल एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आप सभी को कि हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर्स हो। ठीक है, और एक लैंग्वेज भी वेरी कर जाती है, किसी को तो हिंदी लैंग्वेज में चाहिए और किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। तो फार्मेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 5 मॉड्यूल्स लाए गए हैं पांचों सब्जेक्ट के, यानी कि एक मॉड्यूल आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका फार्मास्यूटिक्स, तीसरा एचएपी, चौथा कोग्नोसी और पांचवा सोशल फार्मेसी। इनकी खासियत यह है कि ये हिंदी और इंग्लिश यानी कि बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में बनाए गए हैं, विद कंप्लीट सॉल्यूशन, टैबुलर फॉर्म में है। एक साइड आपको हिंदी मिलेगा, एक साइड आपको इंग्लिश मिलेगा, तो समझने में काफी आसानी होगी। इसको ऑर्डर कर सकते हैं आप, डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का प्राइमरी यानी कि उसका प्राथमिक कार्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन कहते हैं कि जो साइक्लोऑक्सीजनेज यानी कि कॉक्स एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, या फिर ये स्टिमुलेट कर देगा ओपियोइड रिसेप्टर को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि जो एन मिथाइल डी एस्पिरेट है, एनएमडीए रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक करता है, और लास्ट कहता है कि सेरोटोनिन रिलीज को एनहेंस करेगा, उसके रिलीज को और बढ़ाएगा सेरोटोनिन के। और जो सही आंसर है वो है आपका कि जो साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स एंजाइम होते हैं उनको इनहिबिट करने का कार्य करता है कौन, ये एस्पिरिन, इसका प्राथमिकता यही है। अगर मैं बात करूं बेसिकली कि जो हमारा ये एस्पिरिन है ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो डायरेक्टली आपके साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स होते हैं यानी कि कॉक्स, उनको इनहिबिट करेगा, उनकी एक्टिविटी को रोक देगा। ठीक है, जो कि आपके एक प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। कॉक्स आपका प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जो कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो इंफ्लामेशन, फीवर और पेन को मीडिएट करता है, उसी के लिए बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल है। तो एस्पिरिन उसी को, कॉक्स एंजाइम को ही इनहिबिट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिसाइड्स इट्स एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज एस्पिरिन इज ऑफन रिकमेंडेड फॉर इट्स। अब बेसिकली एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज तो अलग साइड में रख दो, उसके अलावा भी इसे एक और चीज के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो वो क्या है? एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, ठीक है, या फिर एंटी पायरेटिक इफेक्ट, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, या फिर एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। और इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ये कि इसको एंटी प्लेटलेट इफेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। अब मन में सवाल आ जाएगा एकदम से कि सर एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है तो इसे हम एंटी प्लेटलेट के तौर पे भी क्यों रिकमेंड करते हैं या यूज करते हैं? एस्पिरिन जो है बेसिकली इतनी क्षमता रखता है, इतनी एबिलिटी रखता है कि जो प्लेटलेट फंक्शन होता है उसको भी इनहिबिट कर देता है। मतलब जब ब्लड क्लॉट्स हमारी बॉडी के अंदर उनकी फॉर्मेशन होने लगती है, बनने लगते हैं, तो उनको रिड्यूस करता है और साथ ही साथ ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगा एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज जो आपके कॉक्स हैं, ठीक है, जो कि आपके एक थ्रोम्बोक्सोन अल्फा 2 के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है और साथ ही साथ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को भी, तो उसी को रोक देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये एंटी प्लेटलेट के तौर पे भी यूज की जाती है एस्पिरिन ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डाइक्लोफिनेक बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मेडिकेशन। अब जो डाइक्लोफिनेक ड्रग है वो कौन सी क्लास की मेडिकेशन को बिलोंग करता है? ऑपियोइड्स को, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एनासिड्स को, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स को, या फिर एंटी पायरेटिक्स को। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, और जो सही आंसर है वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो कि है NSAIDs। डाइक्लोफिनेक आपका NSAIDs की कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब अगर मैं बात करूं बेसिकली कि जो डाइक्लोफिनेक है ये एक आपका NSAID है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है किसके लिए? एक एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज ये जो है बेसिकली शो करती है, और साथ ही साथ ये जो है एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज की जाती है, मींस कि जो पेन को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जैसे डाइक्लोफिनेक है तो काम क्या करेगा? बेसिकली हर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का जो प्राइमरी रोल है वो यही है कि जो कॉक्स एंजाइम होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करे, जो कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके पेन को, ठीक है, और जो फीवर होता है और जो इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, उसको जो है क्या करते हैं? उसको ये मीडिएट करते हैं, उनके ऊपर बेसिकली इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 5 सेट्स के मॉड्यूल्स का आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर है। इनकी खासियत यह है कि बायलिंगुअल लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस दोनों में इसको बनाया गया है। आपको अगर जो है बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश नहीं समझ आती या हिंदी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पांचों मॉडल पेपर्स तैयार किए गए हैं। हर एक मॉडल पेपर में बेसिकली आपको 3 सेट मिलेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, हिंदी और इंग्लिश में टैबुलर फॉर्म में। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डाइक्लोफिनेक। मतलब कि अब जो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट है डाइक्लोफिनेक का, तो सबसे पहला उसका कार्य है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन कहते हैं एंटी पायरेसिस, मतलब कि फीवर रिडक्शन करेगा, या फिर ऑपियोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, या फिर जो कॉक्स एंजाइम होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स, उनको इनहिबिट करता है, या फिर जो आपका एक सेरोटोनिन रिलीज है उसको स्टिमुलेट करेगा। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, और जो सही आंसर है वो है कि जो आपका साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। यही बेसिकली डाइक्लोफिनेक का एक मेन कार्य होता है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इसकी जो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो यही है कि जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स की एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो होते हैं बेसिकली जो इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर को मीडिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासिटामोल, यानी कि एसिटामिनोफेन।
प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका प्राथमिक कार्य क्या है एक पैरासीटामोल का यानी कि एसिटामिनोफेन का? तो ऑप्शंस कहते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज यानी कि जो कॉक्स एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे, या फिर ऑपियोइड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, या फिर सेरोटोनिन रिलीज को एनहेंस करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, या फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और जो सही आंसर है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करेंगे। कौन? जो बेसिकली आपका पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन का एक प्राथमिक कार्य होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अनलाइक सम अदर एनाल्जेसिक्स पैरासीटामोल इज जनरली कंसिडर सेफर फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिकॉज। अब बेसिकली दूसरे एनाल्जेसिक्स की तरह नहीं लेते हम इसको। पैरासीटामोल जो है सबसे ज्यादा यह भी कंसिडर किया जाता है कि ये एक सेफ ड्रग है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए भी, क्योंकि उसकी एंटीप्लेटलेट इफेक्ट होते हैं, या फिर ये जो कॉक्स एंजाइम होते हैं स्टमक में उनको इनहिबिट नहीं करता, या फिर ऑपियोइड रिसेप्टर्स जो है जीआई ट्रैक्ट में उनको स्टिमुलेट करता है, या फिर इसका एक लॉन्गर हाफ लाइफ होता है हमारे स्टमक के अंदर। तो इसीलिए, और जो सही आंसर है वो है कि जो कॉक्स एंजाइम आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको इनहिबिट नहीं करता है। अब जो ये पैरासीटामोल है इसे हम एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। ये जीआई ट्रैक्ट के लिए सेफर इसलिए माना जाता है दूसरे अगर एनाल्जेसिक ड्रग के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, तो इसमें जो है बेसिकली ये कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट नहीं करता है जो आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये सेफर ड्रग माना जाता है जीआई ट्रैक्ट के लिए। आज के इस सेशन में हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके बेस्ट 10 एमसीक्यूज को डिस्कस किया और पूरा उनका सॉल्यूशन भी जाना। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, और आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल, यहां पर आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके डी फार्मा प्लस साथ ही साथ आपका जो एग्जिट एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9389516306 आप इसको सेव कीजिए, सेव करके डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एग्जिट एग्जाम के भी और डी फार्मा के भी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, और आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, इनके माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहे फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।